बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अहबाब दीपकार, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद इस्माइल सोहरवर्दी और हमारा प्रोग्राम है एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम, जिसका ये 5वां एपिसोड आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मेरा इस एपिसोड को, इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये है कि ये जो हुकूमत ने नई स्कीम निकाली है एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम SRO 957 के तहत, तो इससे से ज़्यादा लोग ना सिर्फ आगाह हों बल्कि मुस्तफ़ीद हों। और ये इतनी अहम है कि आने वाले वक्त में हम सबको इसमें शामिल होना पड़ेगा। वो लोग जो कहते हैं कि हम डॉक्यूमेंटेड नहीं होना चाहते, उनका बिजनेस भी महदूद हो जाएगा। ये इतनी ज़बरदस्त स्कीम है कि सिर्फ डॉक्यूमेंटेड लोग ही इसमें काम कर सकते हैं। तो पहले एपिसोड में मैंने आपको इस SRO का इंट्रोडक्शन, इस स्कीम का इंट्रोडक्शन पेश किया था। उसके अलावा फिर दूसरे एपिसोड में हमने इसकी जो कैटेगरीज हैं ABC, B1, B2, C1, C2, इस पर रोशनी डाली थी। और फिर तीसरे एपिसोड में हमने इसके जो अगराज़ व मकासद हैं, जो इसके कवानीन हैं, उन पर बात की थी। और चौथे एपिसोड में बात ये हुई थी कि किस कैटेगरी में हमें सिक्योरिटी क्या देनी है, जो हम बेनिफिट ले रहे हैं, जितनी मालियत का लाइसेंस ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट हमें हुकूमत को रेवेन्यू सिक्योर करने के लिए क्या देना होगा। और मैंने ये अर्ज की थी कि हमारा जो 5वां एपिसोड है बड़ा दिलचस्प होगा इस लिहाज से कि इसमें हम आपके सवालात के जवाब देंगे। और 5वां एपिसोड आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मुझे इस प्रोग्राम को करने के बाद काफ़ी दोस्तों के फ़ोन आए, उन्होंने ज़ाती तौर पर भी मालूमात हासिल की और मैंने उनकी मालूमात जो वो हासिल कर रहे थे उसको बतौर सवाल अपने इस प्रोग्राम में शामिल करने का भी इरादा किया, ताकि दूसरों को भी इस प्रोग्राम से आगाही हो जाए। आपके सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जो सबसे ज़्यादा लोग मालूमात लेना चाहते हैं वो काफ़ी दिलचस्प हैं, और मेरा ये प्रोग्राम सुनने के बाद आपको भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मालूमात हासिल होंगी। प्रोग्राम दिलचस्पी है, मालूमात इस लिहाज से हासिल होंगी कि लाइसेंस तो ले लिया, अब इसको ऑपरेट कैसे करना है, इसके बाकी मामलात जो हैं उनको हमने कैसे डील करना है। मैं आपके सामने ये चंद सवालात पेश करता हूँ। जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो ये है कि क्या लोकल परचेज पर भी हमें एनालिसिस सर्टिफिकेट लेना होगा। याद रखिए, लाइसेंस मिलने के बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो है अपने प्रोडक्ट का, अपनी इनपुट का एनालिसिस सर्टिफिकेट लेना। इंपोर्ट स्टेज पे आपने एनालिसिस सर्टिफिकेट उस वक्त लेना है जब आप GD फाइल करना चाहें, तो उससे पहले आपका एनालिसिस सर्टिफिकेट उसमें फीड होना चाहिए। अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि माल इंपोर्ट कर लेते हैं, माल पोर्ट पर पहुंच जाता है तो GD फाइल करने लगते हैं तो पता चलता है कि GD फाइल नहीं हो रही, और वजह क्या होती है कि उसमें एनालिसिस सर्टिफिकेट फीड नहीं हुआ। जो एचएस कोड आप दे रहे हैं उसके अगेंस्ट एनालिसिस सर्टिफिकेट फीड नहीं है। लिहाजा ये याद रखें कि इंपोर्ट में GD फाइल करने से पहले एनालिसिस सर्टिफिकेट का फीड होना ज़रूरी है। और अगर आप फीड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर जैसे ही जब जहाज़ रास्ते में हो, आपको इंपोर्ट से 15 दिन पहले अप्लाई कर देना चाहिए, ताकि इंपोर्ट कराची वेसल पहुंचने तक आपके पास एनालिसिस सर्टिफिकेट पहुंच जाए, फीड हो जाए। अब रही बात लोकल परचेज से, याद रखें कि लोकल परचेज पर भी एनालिसिस सर्टिफिकेट लेना है। इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त और आम फहम सी एक लॉजिक है कि जब हम मार्केट से लोकल परचेज करते हैं तो उस पर ज़ीरो रेटेड हम सेल टैक्स इनवाइस लेते हैं। जब हम ज़ीरो रेटेड सेल टैक्स इनवाइस लेते हैं तो वो उस माल का हमें हिसाब भी देना होगा कि वो कहाँ कंज्यूम किया। जब हिसाब देंगे तो उसमें दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं कि कंज्यूम कितना हुआ, वेस्टेज कितनी निकली। क्योंकि जब तक आप ये वादा नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपने कितने केजी माल खरीदा, कितने केजी कंज्यूम हुआ, कितने केजी वेस्टेज निकली। लिहाजा लोकल परचेज पर भी आपको एनालिसिस सर्टिफिकेट लेना है। ये मेरे पहले सवाल का जवाब था। इंपोर्ट पर भी और लोकल परचेज पर भी हमने एनालिसिस सर्टिफिकेट लेना है। दूसरा सवाल ये है कि क्या EFS लाइसेंस होल्डर जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से माल खरीद सकता है या अनरजिस्टर्ड पर्सन EFS को माल सेल कर सकता है। तो याद रखें, EFS जो है जिसके पास लाइसेंस है वो सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन से माल खरीदेगा, क्योंकि जब वो रजिस्टर्ड से खरीदेगा दैन वो उसे ज़ीरो रेट सेल टैक्स इनवाइस इशू करेगा।
जो अनरजिस्टर्ड है वो तो सेल टैक्स इनवाइस इशू ही नहीं कर सकता। और इसके लिए ज़रूरी है कि ज़ीरो रेटेड अगर आपने बेनिफिट लेना है तो वो बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है वो ईएफएस लाइसेंस होल्डर को माल सेल नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो वो ज़ीरो रेटेड इनवाइस उस ईएफएस लाइसेंस होल्डर को नहीं मिलेगी। लिहाजा ये अनरजिस्टर्ड से ही नहीं खरीदा जाएगा, सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा जाएगा। एक और सवाल मुझे मौसूल हुआ था कि अगर एक शख्स खुद तो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है और एक्सपोर्टर्स को सप्लाई भी करता है, मगर वो शख्स जो मिडिल मैन है जब माल परचेज करता है अनरजिस्टर्ड से, तो फिर वो बेनिफिट कैसे ले सकता है? मैंने पहले ही अर्ज की कि इस एसआरओ में सिर्फ काम वही करेगा जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है। अगर एक मिडिल मैन है जो मार्केट से माल परचेज करता है या इंपोर्ट करता है और आगे एक्सपोर्टर को सप्लाई करता है, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर कहलाता है, तो वो जब मार्केट से परचेज करेगा, अगर वो अनरजिस्टर्ड से परचेज करेगा तो उसको भी ज़ीरो रेटेड सेल टैक्स इनवाइस नहीं मिलेगी। लिहाजा उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन से माल खरीदे। अक्सर मार्केट में आजकल जो लाइसेंस होल्डर हैं उनको ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि वो ये कहते हैं कि जब हम किसी से बात करते हैं कि हमारे पास ईएफएस है और हमने ज़ीरो रेटेड इनवाइस लेनी है, तो जो सेलर है वो क्या देता कि नहीं, मैं आपको माल नहीं दूंगा। कुछ ऐसा होगा, लेकिन बिल आखिर माल तो उसने भी घर नहीं रखना, उसने भी सेल ही करना है। तो जब वो सेल करेगा तो वो सिर्फ उसी को कर सकता है ज़ीरो रेटेड सेल टैक्स इनवाइस देने के लिए। लिहाजा ये कुछ ऐसा लोग भागदौड़ करेंगे कि हमें सेल टैक्स इनवाइस इशू ना करनी पड़े, ज़ीरो रेटेड ना करनी पड़े, मगर बिल आखिर उन्हें माल फरोख्त करना है तो उन्हें रजिस्टर्ड भी होना होगा और ज़ीरो रेटेड इनवाइस भी देनी होगी। एक और सवाल मौसूल हुआ था, वो ये था कि क्या एनालिसिस सर्टिफिकेट के लिए एनालिसिस सर्टिफिकेट सिर्फ आईओसीओ से ही लेना ज़रूरी है या मुतलका कलेक्ट्रेट से भी मिल सकता है? जो एसआरओ 957 है ये इस बात की इजाज़त देता है, अगर आपका एनालिसिस सर्टिफिकेट सेम पैटर्न में सेम प्रोडक्ट का पहले किसी का आईओसीओ ने इशू किया है, तो मुतलका कलेक्ट्रेट उस एनालिसिस सर्टिफिकेट की रोशनी में, आईओआर की रोशनी में एक नया एनालिसिस सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। मैं दोबारा आपके सामने पेश करता हूं कि एक शख्स ने एनालिसिस सर्टिफिकेट अप्लाई किया, आईओसीओ ने उसको आईओआर इशू कर दिया। अब दूसरा कोई शख्स अप्लाई करेगा सेम प्रोडक्ट का, तो जो आईओआर पहले आईओसीओ ने इशू किया है, मुतलका कलेक्ट्रेट उसकी रोशनी में सेम वैसा इशू कर सकती है। एसआरओ 957 इसकी इजाज़त देता है और जो आईओसीओ के जो रूल्स हैं वो भी इस बात की इजाज़त देते हैं। और अगर पहले इशू नहीं हुआ तो फिर जो मुतलका कलेक्ट्रेट है वो आपको प्रोविजनल इशू कर देगी फौरी तौर पे। फॉर एग्जांपल आपने 100 केजी का अप्लाई किया तो मुतलका कलेक्ट्रेट आपको 50 केजी का एनालिसिस सर्टिफिकेट प्रोविजनली फौरन इशू कर देगी ताकि आपकी एक्सपोर्ट ना रुके। और फिर वो केस जो है आईओसीओ को भेज दिया जाएगा। आईओसीओ फिर सारा डिटरमिन करके, उसको विजिट करके, एग्जामिन करके, तो वो फाइनल आईओआर इशू करेगी और वो फाइनल आईओआर जो होगा वो ही एप्लीकेबल होगा। तो इस तरह से यानी प्रोविजनली पे भी काम चलाया जा सकता है, मगर फाइनल फिर आईओसीओ ही इशू करेगा। एक सवाल मुझे मौसूल हुआ था कि ऑडिट जो है वो कितने अरसे बाद होगा? ये थोड़ा सा तफसील तलब है, ये मैं आपको थोड़ी देर में इसकी तफसील बताता हूँ, क्योंकि हर कैटेगरी के लिए ऑडिट की शराइत मुख्तलिफ हैं। इस पर भी बात थोड़ी देर में करते हैं। और दूसरी बात आ गया था कि ऑडिट कहाँ पर होगा। ये सवाल जो है खास तौर पर पंजाब के जो इंपोर्टर कम एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए और जितने भी ईएफएस लाइसेंस होल्डर हैं उनके लिए बहुत ही अहम है और परेशान कुन है कि ऑडिट कहाँ होगा। जो इस वक्त की सूरत हाल है, लाहौर में कस्टम हाउस नाबा रोड पर पीसीए पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट डिपार्टमेंट है, पूरा एक डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर इसका ऑडिट होगा। आपको अपना रिकॉर्ड लेकर वहाँ जाना होगा और वहाँ जाकर अपना ऑडिट करवाना होगा। इस सिलसिले में मेरी हुकूमत से भी ये दरख्वास्त है, आप दोस्तों से भी ये गुजारिश है कि आप जिस जिस फोरम पर हैं अपने तौर पर ये कोशिश कीजिए कि ये ऑडिट के लिए हमें लाहौर क्यों जाना पड़े।
क्या फैसलाबाद में काबिल लोग नहीं हैं? क्या रावलपिंडी कलेक्ट्रेट में काबिल लोग नहीं हैं? क्या संबड़ियाल में काबिल लोग नहीं हैं? वही लोग हैं जो लाहौर नाभा रोड में भी ड्यूटी दे के अब दूसरी कलेक्ट्रेट में ट्रांसफ़र हो गए, तो अब वो क्या काबिल नहीं रहे? या मुल्तान, ये कंप्यूटर के इस दौर में मुल्तान वालों को, रावलपिंडी वालों को, समड़ियाल वालों को, फैसलाबाद वालों को लाहौर के चक्कर क्यों लगाना पड़े? सिर्फ इसलिए कि ऑडिट। और यहाँ एक और बड़ा ही अहम नुक्ता है जिससे मेरा यकीन है आप भी इत्तफाक करेंगे कि जैसे कैटेगरी ए है, उसके ऑडिट की मुद्दत 5 साल है। 5 साल तक वो अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता रहेगा। 5 साल बाद उसने ऑडिट करवाना है। जो बड़े इदारे हैं जिनके 10-15 कंटेनर डेली निकलते हैं, 5 कंटेनर भी डेली निकलते हैं, 5 साल के बाद वो कितना रिकॉर्ड लेके जाएंगे? मेरी जाती राय में वो कम से कम एक मजदा ट्रक में अपना रिकॉर्ड लेकर वो लाहौर जाएंगे। और अगर अब वही ऑडिट की मुद्दत 2 साल कर दी जाए तो वो बड़ा अच्छा रह जाएगा कि छोटा छोटा हिसाब साथ साथ क्लियर होता जाएगा। बाद का 5 साल में रिकॉर्ड के भी मामला बन जाते हैं। जो रेलिवेंट पर्सन है वो जॉब छोड़ के किसी और इदारे में चला जाता है, तो आने वाला वो उससे बाकी रिकॉर्ड से इतना फेमिलियर नहीं होता। फिर 5 साल तक उस रिकॉर्ड को संभाल के रखना है, क्योंकि जी हमने ऑडिट करवाना है, ये मसाइल पैदा करेगा। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये SRO नया आया है, नया इम्प्लीमेंट हुआ है, लिहाजा इसमें तब्दीलियाँ आएंगी। अभी बहुत सारी तब्दीलियों की ज़रूरत है। जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी जो इस पर मुतासिर हैं वो अपनी अपनी राय देंगे, तो इंशाल्लाह हुकूमत तब्दील भी कर देगी। और मेरा ख्याल है कि हमें ये 5 साल बाद ऑडिट वाला सिलसिला भी चेंज करना पड़ेगा। अगर कोटा 2-3 माह में ख़त्म हो जाए तो फिर क्या किया जाए? एक शख्स को 100 मिलियन का लाइसेंस मिला। 100 मिलियन का लाइसेंस जब मिला तो उसने अगले 6 माह में वो माल कंज्यूम कर लिया। अब उसकी जो उसका 100 मिलियन था वो तो कंज्यूम हो गया, तो अब क्या करे? एक्सपोर्ट बंद कर दे या इंतज़ार करे कि कब साल ख़त्म होगा तो मुझे दोबारा ये इसका बहाल हो जाएगा और फिर मैं काम शुरू करूँ? ऐसा नहीं है। जैसे ही आप देखें कि मुझे जो लिमिट मिली है वो 75% इस्तेमाल हो चुकी है या हो रही है, होने लगी है, तो आप फौरी तौर पे इन्हांसमेंट अप्लाई कर सकते हैं मुतल्लिका कलेक्ट्रेट में रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास कि जनाब मुझे EFS 100 मिलियन का मिला था, अब तक मैंने 75 मिलियन का माल जो है वो इस्तेमाल कर लिया है, जबकि मेरे अभी ऑर्डर्स जो हैं वो चल रहे हैं, लिहाजा मुझे मज़ीद जो है वो 100 मिलियन का दे दिया जाए। तो आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस देखते हुए, आपकी एक्सपोर्ट देखते हुए, आपकी कंजम्पशन देखते हुए मुतल्लिका कलेक्ट्रेट में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो इसको इन्हांस कर देगी। अगर आप कोई ऐसा आइटम इंपोर्ट कर बैठे हैं, कर रहे हैं जिसका HS कोड उस लाइसेंस में नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। आप एडिशन ऑफ HS कोड की एप्लीकेशन दें और 10 से 15 दिन के प्रोसेस के बाद, मुख्तलिफ कलेक्ट्रेट का मुख्तलिफ प्रोसीजर है, कहीं हफ्ते बाद भी हो जाता है, कहीं 10-15 दिन लग जाते हैं। बल कुछ दिनों में थोड़ी सी भागदौड़ जब आप करेंगे, आपका जो कंसल्टेंट है वो हिम्मत करेगा, तो ये HS कोड ऐड हो जाता है। कानूनी तौर पर आप मजाज है कि किसी भी HS कोड को जिसका आइटम जो है वो इम्पोर्टेबल है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। उसमें HS कोड भी ऐड हो सकता है, वैल्यू इन्हांस भी हो सकती है, और उसकी अगर मज़ीद कोई रद्द-बदल आप अपनी प्रीमिसेस में, बॉन्ड में कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो वो भी हो सकती है।